हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का फ्री कोर्स यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो हिंदी साहित्य आप यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बहुत अच्छे से देखा है। इसके बाद आदिकाल हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पूरा थ्योरी पेपर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और पूरी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम भक्ति काल देखेंगे, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी जिस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, ये सभी कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम रचना क्रम से भी देखेंगे, जैसे उपन्यास को पहले देखेंगे, फिर कहानी देखेंगे, रिपोर्टाज, निबंध, सारा कुछ आपको जितना भी रचना परक जो होता है, जहाँ पूरा सिलेबस जो आपका है टीजीटी पीजीटी का, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, आपका एनवीएस का एग्ज़ाम हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो, आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, इसके बाद आपका EMRS का एग्ज़ाम हो, आपका BPSC का एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपका सिर्फ़ और सिर्फ ये एक कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको जो मैं नोट्स जो आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो प्रीमियम लेवल का है, क्योंकि पूरा नगेंद्र का पुस्तक और पूरी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, आपको उसका संपूर्ण निचोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत से आपके लिए सभी चीज़ें मैं कंप्लीट करके लेके आती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। और इस आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको जितने भी लोग नहीं ले सकते हैं नोट्स वगैरह, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, वो आप अपनी मेहनत से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नोट्स को लेना चाहते हैं, ये पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी ओनली 299 रुपीज़ में। ठीक है, 299 रुपीज़ आपका मंथली में रिचार्ज भी नहीं होता है। इतने कम पैसे में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। पूरा हिंदी साहित्य आपको मिल जाएगा 299 रुपीज़ में, प्लस आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं करा रही हूँ, इसकी भी PDF आपको साथ में मिल जाएगी। आप देख रहे हैं, इसके पूरे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सारे एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं, तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इस नोट्स के लिए आप जो है यहाँ पे मेरे एक नंबर से जुड़ सकते हैं। मैं नंबर आपको दे देती हूँ, 7992287750। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करेंगे। ठीक है, तो मैसेज कीजिएगा, आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा एक ग्रुप में, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें दी जाएंगी। तो जो भी आप जानना चाहते हैं आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होकर उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये सभी बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पे जितने भी लोगों ने क्लास देखा है, मैंने जितनी भी चीज़ें कराई हैं, वो अगर आपने ध्यान से किया हुआ है तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा और देख पाइएगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम स्टार्ट होते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, बताएंगे। मृगावती, पदावली, पद्मावत या मधुमालती। बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपका हिंदी साहित्य पढ़ने का कि सबसे पहले हम उसके थ्योरी क्लास को कंप्लीट करें, उसके बाद सेम उसी टॉपिक से आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने को मिले। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बस मेहनत आपकी होनी चाहिए, और सही समय पे अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही जल्दी जो है सफलता पा सकेंगे। बिल्कुल, सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको सही समय पे जुड़ना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पदावली। मैंने आपको बताया है पदावली किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। और विद्यापति ने इनकी अपनी रचना में राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम का वर्णन किया है, वो है पदावली। ये सभी बातें मैं जब आपको विद्यापति पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया हुआ था।
इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा इसका, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको। चलिए, बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। देखिए, मैंने आपको इसीलिए सारे जो रासो काव्य ग्रंथ थे उसके बारे में डिटेल से बताया है, ताकि देखिए यहाँ से प्रश्न आपके इस प्रकार से बनते हैं, आप सबूत के रूप में देख सकते हैं खुद ही। तो यहाँ पे देखिए नायिका के बारे में पूछ लिया, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पूरी कहानी बताई है शॉर्ट में कि बीसलदेव रासो में क्या कहानी है, किस प्रकार की विषय वस्तु के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे राजमती बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चर्या पद के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। चर्या पद की बात करें, सरहपा, सबरपा, लुइपा, कुकरीपा, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो भी अगर इक्का दुक्का चीज़ आपका बच जाएगा वो क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि मैंने सब चीज़ें आपको जो है एक एक लाइन मैं खुद से पढ़ के आपके लिए बनाई हूँ पुस्तक से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन आपका जो है, चर्या पद की बात की जा रही है, सबरपा की है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये आपका जो है एक पंक्ति दिया गया है, ठीक है। ये एक पंक्ति दिया गया है, यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पीयू चित्तौड़ न आवहियूं, सावन पहली तीज, जावे बाट विरहनी, खिन खिन अनवे खीज, संदेशो पिन साहिबा, पाछो फिरिय न देह, पंछी घायला पिजरे, छूटन दो रो संदेह। तो ये किसका है? खुमान रासो का है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, हम अभी जो है जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि फिर अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? कल ही बताया है मैंने आपको इसके बारे में, कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। जयचंद्र प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है, तो बिल्कुल आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको सेम मैंने आपको ये पंक्ति करवाई हुई है, लिखवाया भी है आपको ये, ठीक है। सिद्धों और योगियों के रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सीधा सीधा ये बुक से क्वेश्चन उठाया गया है रामचंद्र शुक्ल का, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? देखिए, ज़्यादातर जो है आदिकाल से जो प्रश्न बनेगा आपका वो रचना और रचनाकाल से बनेगा। जो मैंने आपको अलग से सारा रचना और रचना मैंने आपको रचनाकार के बारे में बताया हुआ है, अलग से सारी चीज़ें आपको करवाई गई हैं, तो पूरा नोट्स आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत कम पैसे लगते हैं, 299 रुपीज़, कुछ भी नहीं, आप एक महीने में इसको उड़ा देंगे। और ये एक 299 रुपीज़ में आपको पूरा साहित्य मिल रहा है, तो इसको एक जगह पे आप रख सकते हैं जिससे आप होल लाइफ इसको पढ़ेंगे और कोई भी एग्ज़ाम आपका रुकेगा नहीं हिंदी साहित्य का, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमप्रभ सूरी, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है जो आपके नोट से बाहर है। चलिए, संदेश रासक के लेखक कौन है? नरपति नाल, अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई और जगनिक। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है, देखिए यहाँ पे इनके बारे में सारी बातें कही गई हैं, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के साथ मिलेंगे, तो आप वहाँ पे तसल्ली से आराम से पढ़ के इसको याद कर सकते हैं, इसके बारे में और भी अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? यहाँ पे ये बताना है आपको कि विद्यापति की जो पदावली हो मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है? बांग्ला, मराठी, बिहारी या उड़िया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्ला, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो हमने सिर्फ विद्यापति को आदिकाल के रूप में पढ़ा है, जब हम विद्यापति के बारे में और भी पढ़ेंगे तब हम और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, आगे देखते हैं। भला हुआ जो मारिया, देखिए ये वाली पंक्ति मैंने आपको करवाई हुई है कि नहीं। भला हुआ जो मारिया बानी हमारा कंतु, लजेज यू वसियन सिहू, भई जगिया घरु अंतु। तो ये जो पंक्ति है यह किसकी है ये बताना है आपको, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन हेमचंद्र का है कि नहीं, करवा रखा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये सभी आप देखिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं कि नहीं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के क्वेश्चन आपके ये थे। चलिए, तो उस लेवल तक के मैंने आपको सभी चीज़ें करवाए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काल को चारण काल इनमें से किस साहित्य के लेखक ने कहा है। अब देखिए ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं और साथ ही साथ थ्योरी में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चारण काल। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान रखेंगे तो गिरियर्सन कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो गिरियर्सन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, रामकुमार वर्मा ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका रामकुमार वर्मा है, ठीक है, क्योंकि गिरियर्सन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। गिरियर्सन होता तो चारण काल जो है उन्होंने ही दिया था। आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कि चारण काल और क्या नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आपको दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे संधि एवं चारण काल कहा है आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चारण काल लिखा हुआ है, पर ये क्वेश्चन ही गलत है वैसे तो। लेकिन अगर ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये सभी बातें देखिए यहाँ पे आपको कही गई हैं, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं अभी और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आदिकाल से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये सब आप जो है पढ़ सकते हैं PDF में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी PDF ले रखा है, ये उनका रिक्वेस्ट है कि मैम सारी चीज़ें आप फ्री में करवा रही हैं तो फिर हमारा क्या ही फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ये होल टाइम ये चीज़ें रहने वाली हैं। जो लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको ये पूरा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके पास PDF होगा तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी का रिक्वेस्ट है तो मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँगी। सभी जितने भी आदिकाल रीतिकाल जितने भी हैं आपके, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो भी मेरे टॉपिक्स होंगे उसके प्रत्येक के 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। बाकी जितने भी होंगे वो PDF से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोनों तरफ की बातें रह जाएंगी, मेरी भी बातें रह जाएंगी क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करवाना है थ्योरी के साथ साथ, तो इसलिए मेरी भी बातें रह जाएंगी और आपकी भी बातें रह जाएंगी। तो 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर आदिकाल के करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब ये हमने पूरा कर लिया था। देखिए दान वाक्यावली रचना किस रचनाकार बताएंगे कौन हो जाएंगे। दान वाक्यावली अभी इसको हमने जो है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको देखा था, ठीक है। दान वाक्यावली किसका है, तो विद्यापति का है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए इनके बारे में कितनी बातें कही गई हैं, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह किसका कथन है बताएंगे। तो 14th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह। विद्यापति को कृष्ण परंपरा भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह किसका कथन है। तो याद रखेंगे यह जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं इनके बारे में, विद्यापति के बारे में, तो ये सब आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि क्वेश्चन जितना इम्पॉर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना इसमें उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको एडिशनल इतनी सारी बातें बताई गई हैं जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, आपका 299 रुपीज़ लग रहा है, तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। आपके मंथली मोबाइल रिचार्ज से भी कम है इसका फ़ी, तो बहुत ही आसानी से आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसको ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आगे देखते हैं, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सिद्ध साहित्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कैटेगराइज करके, विभाजित करके बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है कि रासो साहित्य के अंदर क्या आता है, कौन कौन से कवि आते हैं, जैन साहित्य के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, सिद्ध साहित्य के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, लौकिक साहित्य के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं। पूरा आपको आदिकाल बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताया गया है, पढ़ाया गया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है कि भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, रासो काव्य धारा जो है वो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है, बताएंगे। कथन से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। आप यहाँ पे इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन तक आप पहुँच सकें। ये सारे आपको जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस है क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे आपको सारे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के नाम भी दिए हुए हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा 126 सेट है ये, तो ये आपको करवाए जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगाते तो आंसर आप ऐसे भी निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने ही सिद्ध सामंत युग कहा था आदिकाल को, इससे भी आप थोड़ा सा इसको लगा सकते थे। आगे देखिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चय रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है, ये आपको बता देख लेते हैं आगे। इसका क्वेश्चन इसका क्या होगा, किसका है ये कथन, ये बताना आपको। तो ये आपको सीधा सीधा मैं बता देती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह किसने कहा है, पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन किसका है। तो आपको पूरा मैंने लिखवाया है कि किन्होंने पृथ्वीराज रासो को किन्होंने जाली कहा है, मतलब किन्होंने प्रमाणिक कहा है, किन्होंने अप्रमाणिक कहा है और किन्होंने अर्ध प्रमाणिक कहा है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपका ये तीन आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन काफ़ी अलग है। रामचंद्र शुक्ल को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इन्होंने ही सबसे पहले जो है इसको अप्रमाणिक माना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखिए सभी कुछ दिया हुआ है, आप खुद से यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। यह किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो के बारे में इन्होंने कहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे कि क्या और इसके अंदर बातें आपकी कही गई हैं। ठीक है, चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आपको पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपका और भी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका दो बार बन चुका है, तो यहाँ पे बताएंगे आप कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरवेल, कल ही पढ़ाया है आपको राउरवेल, बताएंगे राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं कि नहीं। इसके रचयिता रोड़ा कवि नामक कवि माना जाता है, यह मूलतः शिलांकित रचना है, यह गद पद मिश्र चंपू काव्य है, राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। अब देखिए आप जिन्होंने भी इसमें पढ़ाई की है, जिन्होंने कल का क्लास देखा है, वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप सभी को पता है कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि राहुल नामक नायक नहीं है, नायिका है। इसीलिए मैं आपको जो है हर रचना के बारे में बताती हुई आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। पहले नहीं बनता था, पहले सिर्फ साहित्य में आपके रचना और रचनाकार के नाम पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम का लेवल हो रहा है, उसी प्रकार से हमें जो है इसकी तैयारी भी रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राहुल नामक नायिका है, जिसके पूरे वर्णन किए गए, नखशिख वर्णन इसमें किया गया है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम कवि किसको किसने माना। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और सबसे पहले आदिकाल में हमने इसी को पढ़ा था। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। शिव सिंह सेंगर ने किसको क्या माना है,
राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, और गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है। तो ये पूरा हमको यहाँ पे बताना है। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, तो पुष्प दंत या फिर पुष या पुंड को माना है, तो ए का 4 हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, सरहपा को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, शालिभद्र सूरी को माना है। ध्यान रखेंगे, और भी 2-4 हैं, उसको भी याद रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, अब्दुल रहमान को। फिर माता प्रसाद गुप्त, जयदेव सिंह, इन्होंने गोरखनाथ को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी देखिए आपका दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो बताना है। श्रावकाचार देवसेन का है, ये तो सही है। नेमिनाथ राज सुमति गनी का है, देखिए आपको बताना है कि कौन सा गलत है, तो ये तो सही है। भट्टेश्वर बाहुबली राज किसका, शालिभद्र सूरी का, ये भी सही है। रेवंत गिरिराज जिनधर्म सूरी का है, जिनधर्म सूरी का है क्या, ये सारा मैं आपको रचना करवा चुकी हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो याद रखिए यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ रेवंत गिरिराज किसका है, तो विजय सेन सूरी का है, ठीक है। जिनधर्म सूरी का नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरहपा के संबंधित तथ्य यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आगे इसको नोट करके रख लीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, ऊपर ऊपर पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सरहपा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना थी, इनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, और इन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो कौन सा गलत है, इनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल तो बिल्कुल नहीं थी, ओह सीधी सरल बिल्कुल नहीं थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जटिल भाषा थी इनकी, है ना, और ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था, ये सब बातें आपको याद रखनी। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। जो भी आपकी चीज़ें हैं यहाँ से आपकी पूछी जाती है। देखिए आपको बहुत सारी बातें आपको एक्सप्लेनेशन में बताई जाती हैं इनके बारे में। देखिए 8वीं शताब्दी माना है, राहुल भद्र इनका मूल नाम था, ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे, ठीक है। और सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति किसके बारे में है। ये प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसकी है। ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है, और इसको किसके बारे में इन्होंने ये कहा है, तो गोरखनाथ के बारे में कहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और किन्होंने क्या क्या कहा है ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सारे यहाँ पे इनकी रचनाएँ सब कुछ दी गई हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं। ये मैं आपको एकदम नोट करके मैंने आपको लिखवाया है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपने अगर पढ़ा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो देखिए आपके लेवल को किस प्रकार से इंक्रीज़ किया जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने के लिए, आपके लिए बहुत ही छोटा होगा ये क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी क्लास को कंप्लीट देखा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संस्करण जो था 1300 छंदों का, ये मैं आपको पूरा लिखवाई हूँ बाकायदा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा संस्करण जो है 1300 छंद का, इसको जो है मूल रासों मानते हैं ये, ठीक है। चलिए अब सारी बातें यहाँ पे देखिए आपकी लिखी गई है। तो इससे क्या होगा कि जब आप एक बार नोट्स को पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपको PDF मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका फिर से सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे जितनी बातें दी गई है ये सब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और याद होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि याद कैसे होगा, तो बार बार रिवीजन से ही आपको याद होगा। तो रिवीजन कैसे होगा, जब आप पढ़ेंगे, है ना। तो बीसल देवरास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है बताना है आपको। बीसल देवरास के संपादनकर्ता आपको बताना है। 28 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाठा, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में देखिए बहुत अच्छे से विस्तार में बताया गया है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन
आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये आपको बताना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये भी बिल्कुल सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ बताएंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पदावली। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मैथिल भाषा में लिखा है। यहाँ पे सभी इनकी रचनाएं, इनके बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पे इनमें कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं बताना है आपको, इसीलिए आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए, नगेंद्र की पुस्तक से क्वेश्चन आपका उठ के आया है, और ये चूँकि मैंने सारा पढ़ के सभी चीज़ें बनाई हैं तो मुझे याद आ गया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जब जैन साहित्य हमने शुरू किया था उसमें सबसे पहले हमने यही आपको बताया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदेश में पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, तो ये जो था आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है जैन धर्म का प्रचार भारत में तिब्बत से तो हुआ, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में नहीं हुआ था आपका ये, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से विकसित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यदि यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, यह कथन किसका है? बताना है आपको। आप देख रहे हैं कि किस लेवल तक की तैयारी आपकी यहाँ पे करवाई जा रही है, और आप अगर चिंता कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो बिल्कुल ये समझ के रखिए कि अगर पूरा टाइम मुझे आप फॉलो करते हैं, मेरे क्लास को आप अगर कंटिन्यू देखते हैं, उसको रिवीजन करते हैं टाइम पे, तो आपका बीपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम है बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि बीपीएससी में आपके इतने हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। बीपीएससी में आपके इससे इजी लेवल ही पूछा जाता है, पर कोई कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आगे चल के आपका क्वेश्चन हार्ड लेवल का भी पूछा जाए, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है। टीआरई 1 में आपने देखा क्वेश्चन के लेवल अच्छे लेवल के थे, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि बीपीएससी का मूड कब चेंज हो जाए, इसीलिए आपको अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके की रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किन्होंने क्या क्या कहा, ये सब बात यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिल भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो यहाँ पे हरिहर प्रसाद द्विवेदी के कथन जो है, ये किस कृति के संबंध में इन्होंने कहा है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या फिर वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा के प्रयोग में आ गए हैं, आपको ध्यान होगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता के बारे में ये कहा गया है। कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा था। क्या कहा था? ये भी एक प्रश्न आपको कभी कभी देखने को मिलता है, कहानी कहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट वाली रचना है, अपभ्रंश अवहट के अंदर ये आ जाती है, और इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह के वीरता का वर्णन किया है। ये सभी बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक का कथन यह किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो आपको देखते ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखना है हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है, ये किसने कहा है? हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सीधा सीधा आंसर आप लगा सकते हैं, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इनको आदिकाल किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्धों सिद्धों में ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है बताएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही कहा गया है सरहपा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें आपकी बताई जा रही है इनके बारे में, तो इसको डिटेल से ध्यान से समझ के पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बताएंगे सुमेलित कौन सा नहीं है। चंदन बाला, इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन आपके कितने बार बने हैं बीपीएससी में। सुमेलित नहीं है चंदन बाला रास, आसबू अस्थुली भद्र रास, विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये सारे जो रचना है ये मैं आपको कल ही करवाई हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्थूली भद्र रास जो है वो किसका हो जाएगा, तो याद रखेंगे स्थूली भद्र रास जो है वो जिन धर्म सूरी का होगा, है ना, जिन धर्म सूरी का होगा, विजय सेन सूरी का नहीं होगा। बाकी सब तो सही है। चंदन बाला रास आसगू का ही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है, वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, कल ही करवाया है, तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं, कुवलय माला कथा के लेखक हैं सोमप्रभ सूरी, उद्धोतन सूरी, धर्म सूरी, मुनिजन विजय। तो यहाँ पे 37 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उद्धोतन सूरी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या इनके बारे में सारी बातें आपकी कही गई है जो इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुंड या पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, और काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका बना है 2021 में, और शिव सिंह सेंगर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने क्या किसको माना, यहाँ पे रिवीजन आपका ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या फिर जैन, किससे संबंधित है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वज्रयानी सिद्ध से संबंधित है। चलिए ये देखिए, ये आपको इसीलिए कल आपको सारा जो है पंक्ति मैंने अमीर खुसरो का करवा रखा था, ये सेम पंक्ति मैंने आपको करवाया हुआ है। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये बताओ कल करवाया है कि नहीं। ये सेम पंक्ति मैंने आपको कल करवाया है, देखिए यूपी पीजीटी में आ गया है। और देखिए रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसकी खासियत मैं आपको बताऊंगी ये, कि कथन वहाँ से सीधा सीधा उठाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको सारे कथन करवाऊंगी, बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे लेवल की करवाई जाएंगी। ठीक है, बस आपको बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अमीर खुसरो का है ये, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे साथ बस आप जुड़े रहिए, और बिना किसी पैसे को लगाए भी आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम के लेवल को आप क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगी, ये मेरे पे बीता है, इसीलिए मैं ये बात आपको बता पा रही हूँ। हिंदी साहित्य जो यूजीसी नेट तक का, या फिर बहुत ज़्यादा 7,000 तक का मैंने पेड किया है ऑलरेडी। ठीक है, और इसके बाद जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे पीडीएफ दिए गए, जो भी चीज़ें मुझे दी गई, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से मैंने लिया था। सभी उनका नाम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, पर मैं नाम नहीं लूँगी। तो उनके द्वारा दिया गया जो नोट्स था, उनके द्वारा जो दिया गया कंटेंट था, वो मुझे लगता है कि अभी वो बिहार टेट में भी उससे ऊपर लेवल का पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये लोग फ़ी भी ले लेते हैं और आपको सही चीज़ें उपलब्ध भी नहीं कराते हैं। अभी जो वो नोट्स हैं मेरे पास ना, वो इतने कम लगते हैं मुझे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने मानक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से आते ही नहीं है जो उन्होंने दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह के कंटेंट दे रही हूँ, ताकि सभी लोग इसको ले सके, इसका लाभ उठा सके। जिनके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनको नोट्स चाहिए उनके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखी है, ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। जिनके पास भी मोबाइल है वो 299 रुपया ले सकता है। ठीक है, और आज के टाइम पर सबके पास मोबाइल तो है, तभी तो वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये पेमेंट आपके लिए रखी है, फ़ी रखी है, ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से देख सकें। तो आपको ये समझ लीजिए कि
₹300 में ये 299 रुपीज़ जो है आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। इसको आप एक बार लेके देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कई बार होता है ना, जब लोग सब तरफ से भटक जाते हैं, सब तरफ से थक जाते हैं, उसके बाद जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दिया कि आप उस भटकाव से बच सकें और अपने सही समय पर सही डिसीज़न लें और इससे आप अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको भी लेनी होगी मेरी राय वो ले सकते हैं, ना लेनी हो तो वो बिल्कुल आसानी से उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है बताइए। यूपी टीजीटी में पूछा गया है, देख सकते हैं आप किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा लेवल रहता है इनका एग्जाम का, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, रामचंद्र सूरी। ठीक है, रामचंद्र सूरी बिल्कुल सही है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं ये। और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सारे मानक पुस्तकों से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जाता है। आप इधर उधर से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सब लोग जानते हैं, वैसे क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है आपका। सिलेक्शन आप तभी ले सकते हैं जब आप उससे कुछ हटके आप अपनी तैयारी को रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। यहाँ पे आपको बताना है ये कौन सा यहाँ पे ऐसे नाम है सिद्ध परंपरा की। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यूपी टीजीटी का ही क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुतलिपा। ठीक है, पुतलिपा जो है ये योगी का नाम है, ना कि योगिनी का, ये आपको ध्यान रखना है। 84 सिद्धों का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पूरा नाम आपको हिंदी आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक में मिलेगा, हो सकेगा तो मैं भी डाल दूंगी, कि मैंने नहीं डाला है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन 84 के 84 नाम आपके दिए गए हैं, तो वो मैं आपको, या नहीं होगा तो मैं आपको जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट लगेगा वो सब आपके साथ यहाँ पे शेयर होगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बस पीडीएफ दे दिया और काम ख़त्म, जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो सब आपके साथ यहाँ पे शेयर होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किन्होंने किया है तो याद रखेंगे, अबू सईद ने किया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्थानों पर इसका नाम जो है वो अमीर खुसरो से भी लिया जाता है, तो अमीर खुसरो इस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपको अबू सईद की तरफ जाना है। अगर आपका अमीर खुसरो रहता तो हिंदवी नाम उन्होंने भी यूज़ किया है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचूड़ी राजवंश की 7 नायिकाओं में नायिकाओं के नक्श वर्णन संबंधित ग्रंथ कौन सा है, ये बताना है आपको। तो याद रखेंगे राउर बेली। राउर बेली बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राउर बेली। 2 बार ये क्वेश्चन आपका यूपी से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव का रूप है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, यह किसका कथन है बताएंगे। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि जो भी एडिशनल बातें हैं वो भी हमें अच्छे से पता चलती रहे यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है। अब देखिए ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल का है। ये देखिए वाक्सिद्ध कवि, श्रृंगार रस के वाक्सिद्ध कवि किन्होंने कहा है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जातीय कवि किन्होंने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान देना है। 46 नंबर पे बढ़ते हैं। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, बस इतना आप कर लेंगे ना, तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आप मेहनत इतनी कर रहे हैं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो को आप देखा है आपने, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप यहाँ तक देखें, मतलब इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप बहुत ही मेहनती हैं, और अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। समय पे आपको मेहनत करना है। मेहनती तो बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, पर कब करते हैं, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है तब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 महीने की मेहनत से
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध स्त्रियां होती हैं, वो 1 महीने में भी कर लेती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं होते हैं। तो आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और रिवीजन करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका हिंदी साहित्य में कमांड में ज़रूर लेके आऊँगी, ये आप बात ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? बताइए। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और जो इंदु, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो प्रारंभ है वो जो इंदु ने ही किया है। परमात्म प्रकाश और योगसार इन्हीं की रचना है, मैंने आपको बताया हुआ है, दोनों छठी शताब्दी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो सब आपकी बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 63 नंबर पे पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां या मुकरियां, परीक्षा, अब आप देखते ही समझ गए होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा पुरुष परीक्षा, सॉरी। और ये पुरुष परीक्षा किसकी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? बताएंगे। रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। अब ये निर्गुण भक्ति धारा यहाँ पे क्यों आ गया? चलिए आ गया तो हम कर लेते हैं, पर यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी हम भक्ति काल हमने पढ़ा नहीं है। तो निर्गुण भक्ति धारा का कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। ये इसलिए भी आया होगा क्योंकि यहाँ पे विद्यापति जी हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सभी जितने भी हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के हैं। जब हम भक्ति काल करेंगे बहुत अच्छे से सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दोहा, ये देखो कल ही करवाया था मैंने आपको। ढोला के पिता का नाम क्या है? देखिए आ गया ना इस प्रकार का प्रश्न। मैंने आपको इसीलिए सारी चीज़ें बताई, इसकी कहानी मैंने आपको बताई है। अब आप ढोला और मारवनी को कभी भूल नहीं पाएंगे, दोनों की कहानी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो है थोड़ी कहानी भी बताती चलती हूँ ताकि आपको याद रहे, आप इसको रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा नल हो जाएगा। नल के साथ हो जाता है ना, यहाँ पे उनका पुत्र होता है ढोला। आपने क्लास देखा होगा तो बहुत आसानी से इसको बता पाएंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन को देखने के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ज़रूर पढ़े हों। जो भी क्लासेस में लेके आ रही हूँ उसको बस आप पढ़ते जाइए, सभी चीज़ें आपको आ जाएंगी। आगे बढ़िए। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी का माना है किन्होंने? कौन से विद्वान है जिन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी का माना है? देखिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको करवाए हुए हैं, बताएंगे। यहाँ पे सारा ही नाम मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल जो हैं इन्होंने माना है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, बताएंगे। सभी जो जितने भी सभी इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपनी पुस्तक में अलग अलग बातें लिखी हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको एक रूप में क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएंगी। तो इसको ज़रूर करते रहना है, आपको रिवीजन बार बार कीजिए, सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मुहणोत, नैनसी री ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका, पाबूजी रा दूहा। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सब बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। आगे चलते हैं। आदिकालीन हिंदी के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। बताएंगे कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। इससे आपको पता चलता है कि ये तीनों आपके सही हैं। संयोगात्मकता की ओर झुकाव नहीं है, बाकी ड ढ और ए स्वर का विकास, यहाँ पे ध्वनि का विकास ज़्यादातर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से आपको सभी बातें बताई गई हैं, इसको ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कमान बान छूटहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन स्त्रोन बहत अस रकत रेत। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से आया है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने में आपको समस्या हो सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही। इस प्रकार के प्रश्न आपके ज़्यादातर पूछे नहीं जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आपका पिक्चर लेने में थोड़ा सा हिल गया है, आई थिंक इस प्रकार का क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ।
यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है, बताएंगे। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनके बारे में कितना अच्छा से सब कुछ दिया गया है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। 72 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लुइपा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है, तो लुइपा हो जाएगा, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्रथम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ सिद्ध साहित्य में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अंतिम चरण के कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो, ए ऑप्शन, ठीक है। मैं पढ़ पा रही हूँ, इसका मतलब पढ़ने लायक है ना। चलिए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये तो सबको पता होगा, पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुक्ल जी ने कहा है, और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको सुमेलित करेंगे। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य, इसको सुमेलित करना है आपको, ठीक है। गोरखनाथ और उनका युग ये किसका है, तो ये रांग राघव का है। नाथ संप्रदाय ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये किसका हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्दवाल का हो जाएगा। और सिद्ध साहित्य जो है ये धर्मवीर भारती का हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा, तो देश भाषा नाम दिया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जन्म काल की दृष्टि से कौन सा यहाँ पे सही क्रम होगा, ये बताना है आपको। देख लेते हैं यहाँ पे जन्म काल की दृष्टि से, तो पहले चंद्रबरदाई आएंगे, फिर जगनिक, फिर खुसरो, फिर श्रीधर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रबरदाई की बात करें तो 1168 से इनका समय माना जाता है 1192 का। जगनिक का, अच्छा यहाँ नीचे दिया होगा, एक बार देख लीजिए यहाँ, देखिए जगनिक का 1173, अमीर खुसरो का 1253 और श्रीधर का 14वीं शताब्दी से है। तो इस प्रकार से आपका सही क्रम ये हो जाएगा। बाकी के 80 तक चलेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो भी हम ले लेंगे। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भविष्यत कहा, ठीक है। लौकिक चरित्र काव्य पूछा जा रहा है, भविष्यत कहा हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही, ठीक है। धनपाल की रचना है, ध्यान रखेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है, गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ, बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा, गोरखनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल और स्वयंभू, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है, लेकिन देखिए बीच के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो कल हम ले लेंगे और पूरा 100 तक कर लेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपको PDF के साथ मिलेंगे, तो वो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जो पैसे दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ तो अलग होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे 32 यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 40 है, ठीक है, हाँ यहाँ पे है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 2 पेज स्किप हो गया है, यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो बीच का क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये हम कल आपको करवा देंगे और 100 तक पूरा क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका भक्ति काल स्टार्ट होगा, तो बस आपको रोज़ाना यहाँ पे जुड़े रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।